गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज जैसे हम सब जानते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू ब्रेन हेल्थ। हमारी ब्रेन की जो हेल्थ है उससे रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सेशंस में आने से हमें एक्चुअल में अवेयरनेस आता है कि किस किस तरीके की मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि ठीक है, प्रोडक्ट्स हमने रिकमेंडेशन करना है, प्रोडक्ट्स हम पेशेंट्स को बताते हैं और नो डाउट रिजल्ट्स भी आते हैं। बट द फोकस इज दिस कि अगर आप लोग सेशंस में आते हैं तो आपको बीमारी की भी प्रॉपर तरीके से एक डिटेल मिलती है कि ये प्रॉब्लम है, इस तरीके की बीमारी है और हम इससे अपने आप को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। राइट। सो इसी के साथ आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड है। सो ब्रेन हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सब जानते हैं, क्योंकि अगर इंसान का ब्रेन चल रहा है तो वो पर्सन अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। बट बहुत सारे लोग होते हैं बाय बॉर्न किसी भी कंडीशन के कारण उनकी ब्रेन हेल्थ कहीं ना कहीं डिटोरेट हो जाती है और उसके कारण पेशेंट जो है वो हमेशा एक अनकंफर्टेबल जोन में रहता है। और उसके साथ साथ जो उसके आसपास के लोग हैं या जो उसकी केयर टेकिंग कर रहे हैं, इवन वो लोग भी जो है वो कहीं ना कहीं पे सफर करते हैं। राइट। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें हेल्थ अवेयरनेस होना, क्योंकि अगर हम हेल्थ से अवेयर होंगे तो डेफिनेटली हम जो है वो सही ट्रीटमेंट की तरफ भी तभी जा पाएंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और ब्रेन इश्यूज जो हम लोग फेस करते हैं, और जिसके भी जो क्वेश्चंस रहेंगे डेफिनेटली आफ्टर द सेशन हम वो क्वेश्चंस जो हैं वो ले लेंगे। बट अभी हम स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू ब्रेन हेल्थ। ओके। सो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या हमारा जो ब्रेन का हेल्थ है, ये कहीं ना कहीं पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बात भी कर रहे हैं सो ये डायरेक्टली ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। अगर हमारी बॉडी का कोई भी फिजिकल मूवमेंट भी हो रहा है सो इवन दैट इज रिलेटेड विद आवर ब्रेन एक्टिविटी। सो कंट्रोलिंग पावर जो है इंसान की पूरी बॉडी का, वो कौन कर रहा है? वो ब्रेन कर रहा है। सो ब्रेन के पास पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं जो सारी बॉडी में जितने हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उन सबको भी कंट्रोल जो है वो कहीं ना कहीं इसी के थ्रू होता है। राइट। सो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ सबसे पहला है माइग्रेन। सो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोग आके बताते हैं कि हमें माइग्रेन रहता है, हमें बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहता है, हमें सिर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो नॉर्मली फेस करनी पड़ती हैं। और माइग्रेन क्या है? माइग्रेन मतलब हाफ हेडेक, मतलब आधे सिर में दर्द होगा। उसका कारण कुछ भी हो सकता है। देयर कैन बी सम स्ट्रेस रीजन, देयर कैन बी सम अदर रीजन, मतलब या तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो उसके कारण भी हो सकता है। समटाइम हमारी गैस्ट्रिक जो कंडीशन है, मतलब पेट का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, सो उसके कारण भी जो पेन है वो ट्रिगर हो सकता है। बाकी समटाइम कोई वेसल जो है ब्रेन में वो कहीं ना कहीं पे ब्लॉक हो जाता है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जाता, तो इवन वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस के कारण भी जो है वो पेशेंट को माइग्रेन हो सकता है। अब माइग्रेन मतलब हाफ हेड में दर्द होना, प्लस इसके साथ वॉमिटिंग होना, नॉजिया होना, या समटाइम आपको आंखों में भी डिस्टरबेंस जो है वो देखने के लिए मिल सकता है कि आपकी जो नॉर्मल आई साइट है उसमें आपको ब्लर दिखेगा। ब्लर मतलब कि जैसे हम साफ देखना चाहें वैसे नहीं दिख पाएगा, या हम बहुत ज्यादा लाइट में जाएंगे तो हमें लाइट से इरिटेशन होगा, हमारा मन करेगा लाइट्स हम बंद कर दें कि हमें लाइट्स में नहीं रहना है।
राइट। सो मेनली ये टीन एज में ज्यादातर बच्चों को स्टार्ट होता है या अर्ली 20s में, ये मेजर कॉमन है। बट पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल्स या प्री मीनोपॉजल फीमेल्स में भी इसके सिम्टम्स आ सकते हैं। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि इसी स्पेसिफिक एज में होगा, बट ये ज्यादातर जो क्राइटेरिया देखा गया है वो यही देखा गया है। यहाँ पर क्या हो जाता है कि ब्रेन को जो खून का सप्लाई जा रहा है वो कंस्ट्रिक्टेड हो रहा है। कंस्ट्रिक्टेड मतलब नैरो हो रहा है, रुक रहा है, जिसके कारण जो है वो कहीं ना कहीं पर ब्रेन का जो पूरा सप्लाई ब्रेन का जो जा रहा है वो डैमेज हो रहा है, या फिर पेशेंट को वो प्रॉपरली जो है वो बात करने में भी इरिटेशन होगा, लाइट से इरिटेशन होगा, साउंड से भी इरिटेशन जो है वो पेशेंट को हो सकता है। इट कैन लास्ट फॉर अ डे और मोर विद रिलैक्स पीरियड इन बिटवीन द एपिसोड्स। मतलब कि अगर हेडेक हुआ तो ऐसा भी टाइम हो सकता है, कई बार एक हेडेक शुरू हुआ 2 दिन तक भी लोगों को जो है वो आराम नहीं आता है, और कंटिन्यूसली 2-3 दिन भी माइग्रेन रह सकता है। बट बहुत सारे केसेस में क्या है कि माइग्रेन हुआ, फिर ठीक हो गया, फिर अगेन जो है वो उसका अटैक आ गया। तो इसको अटैक इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो एसोसिएट हो जाते हैं। या तो गैस्ट्रिक इरिटेशन के कारण एकदम से ट्रिगर हुआ, या फिर जो है वो कोई मेंटल स्ट्रेस के कारण ट्रिगर हो गया और उसके साथ नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी। नोजिया वॉमिटिंग का मतलब है कि जैसे उल्टी जैसा होगा, या मन करेगा कुछ मतलब कि सब खाना ऊपर ऊपर रह रहा है और सब कुछ, जैसे ही वॉमिटिंग करेगा बहुत सारे पेशेंट्स को आफ्टर वॉमिटिंग जो है वो रिलीफ मिल जाता है। ये है माइग्रेन का प्रॉब्लम। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रोक। स्ट्रोक जो है ये एक बहुत मेजर डेंजरस प्रॉब्लम है, और हम सब जानते हैं कि स्ट्रोक के कारण बहुत टाइम पे हमारा जो है वो बीपी के इश्यूज के कारण भी हमें ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। अगर हमें ब्रेन स्ट्रोक रहेगा तो डेफिनेटली उस कंडीशन में इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। मतलब जैसे ही पेशेंट को स्ट्रोक हुआ, जितनी जल्दी हम उसको हॉस्पिटल लेके जा पाएंगे उतनी जल्दी उसके ब्रेन सेल का रिवाइवल हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन सेल ऐसे सेल हैं कि जिनका एक बारी डैमेज हो गया, रिपेयर होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड जो है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू स्ट्रोक, राइट। और जो हमारा ब्रेन है, जैसे ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ जाती है और बीच में वो रुक जाए तो क्या होता है कि एकदम से हार्ट स्ट्रोक भी आता है। उसी तरीके से ब्रेन का स्ट्रोक आ रहा है कि ब्लड फ्लो जो है वो कहीं ना कहीं रुक गया। अब रुकने का कारण क्या हो सकता है, वेसल में कुछ ना कुछ ऐसी चीज आ गई, कुछ डिपॉजिट हो गया कि जिसके कारण ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं गई। और ब्रेन सेल्स ऐसे सेल हैं कि अगर इनको कहीं ना कहीं पर ब्लड सप्लाई ना मिले तो इनके डैमेज होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उतना ही उसका रिपेयर जो प्रोसेस है वो पॉसिबिलिटी नहीं होती अगर लॉन्ग और प्रोलॉन्ग टाइमिंग्स लग जाएं। तो सिम्टम में पेशेंट जो है वो डेफिनेटली उसको डिप्रेशन जैसा हो जाएगा, सीजर्स आ सकते हैं, या फिर हाफ साइडेड या कुछ एरिया बॉडी का जो है वो पैरालाइज भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है जिन लोगों का बहुत ज़्यादा बीपी हाई रहता है। ऑलवेज मैं हमेशा उन्हें गाइड करती हूँ कि आप अपना बीपी रेगुलर चेक कराइए, इग्नोर मत करिए। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को जो है वो ज़रूर चेक इन करके रखिए, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण भी जो है वो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। हार्ट स्ट्रोक तो हो ही सकता है, ब्रेन में भी हो सकता है, क्योंकि वही चीज जाके डिपॉजिट हो जाए वेसल में और उसने वेसल के फ्लो में, मतलब मान लीजिए एक पाइप है, उस पाइप में कुछ ब्लॉकेज आ गया तो क्या होगा, वो बैक फ्लो करेगा, और जिसके कारण आगे की तरफ तो कुछ जा नहीं रहा, तो ब्रेन की तरफ कुछ जा नहीं रहा, जिसके कारण जो है वो ब्रेन को प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें
जो है हेमरेज हो सकता है ब्रेन में। हम क्या देते हैं ना कि सिर में खून की नारी फट गई थी, तो बेसिकली वो क्या हुआ, वो स्ट्रोक हुआ। और बॉडी समटाइम अपने आप को कंपनसेट करने के लिए नोज से ब्लीड आता है, या ईयर से भी, कान से या नोज से भी ब्लीड जो है वो आ सकता है। क्योंकि अगर किसी का हाइपर टेंशन है और उसके कारण उसको स्ट्रोक आ रहा है, तो बॉडी कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि देखिए भगवान ने जो पूरा इंटरनल सिस्टम बनाया है ना, वो बहुत अच्छे से और बड़े सेफली तरीके से बना है। बट जब तक हम उसको इतना अब्यूज नहीं कर देते, इतना हम उसको खराब नहीं कर देते, तब तक बॉडी जो है वो अपना नॉर्मल प्रोसेस करती है, और अपने आप को बचाने के लिए वो अपना एक सेल्फ जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके थ्रू वो बॉडी का ब्लड प्रेशर लोअर करने की कोशिश करती है। बट अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो डेफिनेटली जो पेशेंट है उसको मेजर इश्यूज जो हैं वो फेस करने के लिए आ सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन होगा, सीजर्स आ जाएंगे, या फिर पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। तो इसीलिए जिन लोगों का भी हाइपर टेंशन रहता है, हाई बीपी रहता है, उन लोगों को, या हाई शुगर लेवल्स भी रहते हैं, उन लोगों को भी अपना जो है वो बार बार ऑब्जर्वेशन के अंडर जाना चाहिए, ताकि गलती से भी उनको स्ट्रोक ना हो जाए। और एक बार स्ट्रोक हो गया तो बॉडी को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप खुद सोचिए, पैरालिसिस के अटैक के साथ कितने लोग आते हैं हमारे पास जो रेगुलरली कहते हैं हमें पैरालिसिस का अटैक है। सो उसके कारण उनका सारा सिस्टम जो है वो खराब हो जाता है, काम नहीं कर सकते, है ना। वर्किंग, मान लीजिए किसका हाफ साइडेड हो गया तो कई बार लोग बेड रिडन भी हो जाते हैं, पूरा टाइम उनको बेड पे रुकना पड़ता है। सो दीज आर द थिंग्स कि जिसके कारण हमें थोड़ा अवेयरनेस आना जरूरी है। सो इसीलिए जब आप सेशंस में आते हैं तो ये एक अवेयरनेस भी आपको आती है कि बीमारी के क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। और अगर हम उन कारणों को, उन लक्षण के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो हम अपनी डिजीज को डेफिनेटली प्रिवेंट भी कर सकते हैं। सो एपिलेप्सी मतलब ब्रेन जो है उसमें कुछ ऐसी डिसफंक्शनिंग हुई कि जिसके कारण पेशेंट जो है वो एकदम, हम कहते हैं ना, मिर्गी का दौरा। सो पेशेंट एकदम गिर जाएगा जिस भी पोजीशन में होगा, बॉडी उसकी पूरी ऐसे ट्रेम्बल या शिवर करेगी, राइट। और फिट के कारण पूरी अकड़ाहट आ जाती है, और टंग बाइट भी हो सकता है, मतलब क्योंकि दांत जो हैं वो लॉक हो जाएंगे, उनको खोलना एक मुश्किल है। सो दैट्स वाई जो भी उनके साथ अटेंडेंट है तो क्या समझाया जाता है कि कोई स्पून, हार्ड चीज जो है वो मुंह में डालिए, ताकि टंग बाइट से आप बचा सकें पेशेंट को। सो इसके कारण बहुत सारे लोगों को इंजरी भी हो सकती है, अगर वो किसी की अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं जा रहे। सो उसके कारण प्रॉब्लम भी हो सकती है। रिसेंटली अभी आई थिंक लास्ट ईयर के अराउंड हमने सुना था कि जैसे यहाँ पर एक ड्राइवर थे, बस ड्राइव कर रहे थे, और उस समय उनको जो है वो फिट आया, जिसके कारण एकदम से एक्सीडेंट भी हो गया उस बस का। सो इतना डेंजरस है। सो दैट्स वाई जिनकी भी मेडिकल हिस्ट्री एपिलेप्सी से रिलेटेड होती है, सो नॉर्मली मेडिकल रिकमेंडेशन के साथ यही कहा जाता है कि वो लोग अकेले ड्राइव ना करें। बिकॉज एपिलेप्सी क्या है कि पेशेंट ऐसे देख के भी समटाइम एकदम उसकी यहाँ पे सिर्फ मसल ट्विचिंग हो रही होती है, और वो बिल्कुल हिलता नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, और उस समय भी उसको फिट आ रहा होता है। सो डिफरेंट टाइप की एपिलेप्सीज हैं, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बट जो सिंपल है कि पेशेंट एकदम सीधा बैठा है, आप उसको हिला रहे हैं बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बट उसकी कहीं ना कहीं मसल जो है वो ट्विचिंग कर रही है, मतलब ऐसे फड़फड़ा रही है, राइट। सो वो भी एक पार्ट है जो हम एपिलेप्सी के अंडर कंसिडर करते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है, उसको कुछ नहीं पता होता आसपास का। जब वो वापस से रिवाइव करता है, मतलब वापस से अपने सेंसेस में आता है, सो इवन देन भी जो है वो पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ था। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम कि जिसको कवर करना जरूरी है। देन डिमेंशिया। सो डिमेंशिया इज मेनली रिलेटेड विद एज्ड लोग, जिनका एज ज्यादा है, जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसमें क्या होता है, फॉरगेटफुलनेस, मतलब धीरे धीरे आप चीजों को भूलना शुरू हो जाते हो। देखिए
40, 45, 50 के बाद जाके ये प्रॉब्लम थोड़ी कॉमन हो जाती है। रीजन बीइंग बिकॉज क्योंकि जो ब्रेन के सेल हैं उनके आसपास एक मटेरियल का डिपोजिशन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे, जैसे हम कहते हैं ना कि जंग लग रहा है, द सेम वे ब्रेन के जो सेल्स हैं उनके आसपास ताओ प्रोटीन की टाइप का एक डिपोजिशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण नर्वस कंडक्टिबिलिटी में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम होता है। मतलब एक नर्व जो दूसरी नर्व से कनेक्ट कर रही है उसका कनेक्शन आपस में थोड़ा ब्रेक होना शुरू हो जाता है। सो कई बारी ये प्रॉब्लम ब्रेन में इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है। ब्रेन में इन्फेक्शन किसी भी कारण से हो सकती है कि या तो ब्रेन में कोई वॉर्म चला जाए ब्रेन में, तो उसके कारण एपिलेप्सी भी हो सकती है, इनिशियल फेजेस में डिमेंशिया भी हो सकता है, और एकदम सिर में जो है वो मान लीजिए इन्फ्लामेशन हो गया, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं सोजिश। कि जैसे बॉडी के अंदर हम कहते हैं ना पेट के अंदर सोजिश आ गई, तो वैसे ही सोजिश ब्रेन के सेल्स में भी आ सकती है। वो किसी भी टॉक्सिक के कारण आ सकती है, कोई वायरस या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी आ सकती है। सो कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक का पूरा इन्फिल्ट्रेशन भी हो सकता है, तो उसके कारण भी डिमेंशिया हो जाता है। डेफिनेटली मैं अभी एक ऑथर का बुक पढ़ी थी, तो उसमें बताया था कि ब्रेन भी जो है वो अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है, राइट। सो उसके डिटॉक्सिफाई किस तरीके से करता है उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। सो एल्जाइमर्स जो है ये एक एक्सट्रीम कंडीशन है जो डिमेंशिया के बाद का है। डिमेंशिया मतलब भूल जाना, चीजें रखी आप भूल गए, और समटाइम जो है वो एकदम आपको काफी चीजें जो है वो याद नहीं आती। बट डिमेंशिया एक एज रिलेटेड फैक्टर भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। बट एल्जाइमर्स कंडीशन में क्या है कि जो ब्रेन का सेल है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लग गया। अब उसकी सिकुड़न के कारण जो है वो ब्रेन में कहीं ना कहीं पर इशू आने लग गए, कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम आने लग गई, और उसके कारण पेशेंट को जो है वो ब्रेन में प्रॉब्लम आ रहा है। और अल्जाइमर्स वर्ल्ड की ऐसी बीमारी है जो 6वें नंबर पे कंसिडर की जाती है कि वर्ल्ड वाइड जो मैक्सिमम डेथ होती है उनमें से 6वें नंबर पे अल्जाइमर्स डिजीज आती है, जिसके कारण लोगों की डेथ भी हो जाती है। बहुत बारी पेशेंट अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन भी भूल जाता है। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मतलब कि उसको ये भी याद नहीं रहता कि वो कौन है, उसको अपने घर की आइडेंटिफिकेशन वो भूल जाता है। गलती से ऐसे लोग अगर घर से निकल जाते हैं तो उन्हें याद भी नहीं आता, एंड समहाउ वो लोग मिस हो जाते हैं, और बहुत बारी ऐसे लोग गलत हाथों में भी चले जाते हैं और उनका लाइफ जो है वो परमानेंटली स्पॉइल्ड हो सकता है। सो स्लोली ये डिसऑर्डर जो है ये थिंकिंग और हमारा मेमोरी जो है उससे रिलेटेड है। द एबिलिटी टू कैरी आउट द सिंपल टास्क, मतलब कि छोटे छोटे घर के काम भी वो पेशेंट जो है वो भूल जाता है। सो दैट्स वाई ऐसे लोगों को घर के मेजर टास्क जैसे कुकिंग वगैरह से भी अवॉइड करवाना पड़ता है, क्योंकि समटाइम क्या है कि फायर लगाई और भूल गए, आग लगा के किचन में काम कर रहे हैं और भूल गए, तो इवन दैट कैन बी डेंजरस, वो डेंजरस भी हो सकता है। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जिसका जो है वो ध्यान रखने की जरूरत है। और स्पेसिफिकली मैं बोलूंगी जिन लोगों को डायबिटीज है उनमें अल्जाइमर्स बहुत ज्यादा कॉमन जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है। सो डेफिनेटली आप इस फोटो में भी देख रहे होंगे कि एक तरफ एक हेल्दी ब्रेन का पिक है और एक तरफ अल्जाइमर्स का है। ब्रेन सिकुड़ने लग गया, अपनी नॉर्मल साइज से कम होने लग गया और डिटोरेशन हो रही है, और ये मेनली एज रिलेटेड लोगों में ज्यादा होता है। देन आ जाता है पार्किंसन। सो पार्किंसन में जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पार्किंसन एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर बॉडी एकदम रिजिड हो जाती है, उसकी जो रेगुलर मोटर मूवमेंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन ब्रेन के साथ कहीं ना कहीं अटकने लग जाता है, मतलब पूरा कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण पेशेंट को जो है वो चलने फिरने में, बात करने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि हर मसल में एक रिजिडनेस, मतलब एक टाइट और ऐसा मतलब जैसे मैं पूरा मुंह खोलना चाहूंगी लेकिन ना खुले और ऐसा लगे कि यहाँ सब चीजें उसको रोक रही हैं, राइट।
सो पार्किंसन के लिए मैंने पहले भी बताया कि अगर आप ब्लैक मूवी देखेंगे तो आपको इसका पूरा क्लियर पिक्चर पता चल जाएगा। अमिताभ बच्चन जी ने बहुत अच्छे से इसमें एक रोल भी प्ले किया और इस डिजीज को प्रॉपर तरीके से दिखाया भी गया। सो इसमें मैक्सिमम हमारे ब्रेन के 60 से 80% सेल जो हैं वो कहीं ना कहीं पर डैमेज हो चुके होते हैं और कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये प्रॉब्लम मेजरली जो है वो एज रिलेटेड होती है। बहुत लोगों में पहले भी हो सकती है जिनका मेंटल स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा रहा, जिन्होंने अपने आप को बहुत अब्यूज किया, बहुत ओवर जो है वो मेडिसिन के अंदर जो है उन लोगों ने जो है वो अपने आप को इंडल्ज किया इंटॉक्सिकेशन में, मतलब बहुत उल्टी सीधी चीज़ों को यूज़ किया, ड्रग्स वगैरह, तो उन सब के भी एडवर्स इफेक्ट के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो बॉडी पूरी एकदम ऐसे रिजिड हो जाएगी और ऐसे ऐसे करके हाथ कांपेगा, मतलब कुछ भी उठाना है तो ऐसे ऐसे करके हैंड में बहुत शिवरिंग होएगी। और वो होल्डिंग का जो प्रोसेस है, किसी चीज़ को पकड़ना, हम आराम से जैसे मूवमेंट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल उनकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और पेशेंट 100% दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाता है। सो अब प्रॉब्लम्स तो समझ गए कि इतनी सारी दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। सो सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले है वेदांश। तो स्ट्रोक, पैरालिसिस, इंसोम्निया, एपिलेप्सी, हर प्रॉब्लम, माइग्रेन हो गया, पैरालिटिक अटैक आ गया, नींद नहीं आ रही, ये भी एक ब्रेन का प्रॉब्लम है। अगर ब्रेन बहुत दिन तक नहीं सोता है तो भी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रेन की रेस्टिंग होना बहुत जरूरी है, तभी उसका सेल रिवाइवल प्रोसेस कंप्लीट चल पाता है। मिर्गी या हम एपिलेप्सी जिसको कहते हैं कि मिर्गी का दौरा पड़ रहा है या एपिलेप्सी हो गया, उसमें भी हम वेदांश जो है ये अपने आप में बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको हम रिकमेंड करते हैं। एंड वी हैव सीन क्लिनिकली ऑल्सो कि अगर हमने पेशेंट्स को ये प्रोडक्ट रिकमेंड किए तो डेफिनेटली इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे आए। और जैसे हम जानते हैं कि क्यारिस की तरफ से जितने भी प्रोडक्ट आपके पास आते हैं उन सभी प्रोडक्ट्स का मेजर जो पोर्शन है दैट इज प्योरली आयुर्वेदिक कंपोजिशन। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो केमिकल कंटेनिंग हो, एंड दैट्स व्हाई इट इज टोटली सेफ, जिसको आप यूज कर सकते हैं। वेदांश के ड्रॉप्स को आपको नोज में डालना है, नोज में अप्लाई करना है, और जिसके कारण जो है वो पेशेंट की मेजर जो कंडीशंस हैं उनमें उनको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। नींद ना आना बहुत लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है, जिसके लिए बहुत सारे लोग पिल्स लेते हैं, जिंदगी भर उन दवाइयों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ऐसा मत करिए, उसकी जगह पे आप वेदांश का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हम कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट ज्यादा बेहतर होते हैं। अब मान लीजिए पैरालिसिस हुआ, पैरालिसिस का कारण क्या है? हाई बीपी था जिसके कारण पैरालिटिक अटैक हुआ, तो हमें हाई बीपी के लिए VP36 और वेदांश दोनों ही देने पड़ेंगे पेशेंट को, राइट, ताकि उनका ब्लड प्रेशर वापस से ना बढ़े और सेकंड जो उनको स्ट्रोक जो है वो ना आए, उसके लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज वेदांश। नेक्स्ट आता है ब्रेनो केयर। ब्रेनो केयर अभी हमने जो है वो फील्ड में बच्चों को दिया, एंड वी हैव सीन फ्यू चेंजेस इन देम। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज को समझे कि जिन लोगों को भी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, इसकी रिकवरी बहुत स्लो होती है। मतलब आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज आपने दिया और कल एकदम से रिवाइव हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ब्रेन सेल ऐसे सेल हैं कि अगर वो एक बार डैमेज हो जाए तो उनकी रिकवरी उतनी ज्यादा मुश्किल है, और अगर वो डेड हो गए फिर तो बिल्कुल रिकवर नहीं होंगे। और अगर उनमें इनिशियली अभी कुछ प्रॉब्लम आई है तो जितनी जल्दी हम उनको इन सब सप्लीमेंटेशन पे डालते हैं, रिवाइव का प्रोसेस उतना जल्दी होगा। डेफिनेटली मेडिकल सीकिंग आपको रिक्वायर्ड है कि उस समय फिट हुआ तो एकदम से आपको लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, दैट इज मैंडेटरी। बट उसके बाद प्रॉब्लम बढ़े नहीं, वहीं रुक जाए, फर्दर और डैमेज ना हो, तो उसके लिए ब्रेनो केयर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। सो जिन लोगों को भी मिर्गी की प्रॉब्लम है वो वेदांश, ब्रेनो केयर को इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं। इकट्ठे का मतलब है
कि दिन में 2 बार आप उसको यूज कर रहे हैं और दिन में 2 बार आप ब्रेनो केयर को यूज करें। बहुत सारे लोग आके मुझे बोलते हैं कि मैम वेदांश के साथ ये स्पेशली कहा जाता है कि नॉन वेजिटेरियन फूड ना लिए जाएं। सो देखिए, बेसिकली मैं उसका एक रीजन बता देती हूँ, क्योंकि जब हमारा बॉडी का टेम्परामेंट इतना हॉट है ऑलरेडी, तो उसके कारण अगर हम और ऐसे हैवी फूड्स लेंगे तो वो भी एक ट्रिगर एजेंट बन जाते हैं, जो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। एंड दैट्स वाई वो रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है कि आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो बैलेंस आउट कर सकते हैं। सो ब्रेनो केयर एपिलेप्सी के लिए अच्छा है। मिर्गी की दिक्कत आ रही है तो वेदांश के साथ ब्रेनो केयर दीजिए, ताकि पेशेंट का, और साथ में ब्लूबेरी आप दे सकते हैं, बिकॉज ब्लूबेरी जो है वो ब्रेन के सेल रिवाइवल में उनका जो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, बहुत स्ट्रांग है, जो ब्रेन की हेल्थ में जो है वो बेनिफिट कर रहा है। देन ब्रेन की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन है ये उसको बढ़ाएगा डेफिनेटली। जो मेंटल कंफ्यूजन आ रहा है, मेंटल कंफ्यूजन मतलब कि जैसे डिमेंशिया हो गया है ना, भूलने की बीमारी हो रही है, तो हम समटाइम कई लोगों को आपने देखा होगा वो बहुत पजल रहते हैं। सो वो लोग ब्रेनो केयर, ब्रह्मी और ब्लूबेरी को इस्तेमाल करें, 3 B's को यूज करें। जिनको भी बहुत ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते, बहुत माइंड से कंफ्यूज रहते हैं, तो वो लोगों के लिए देखिए, जैसे शरीर में प्रॉब्लम होती है और हम डॉक्टर को जाके डिस्कस करते हैं, वैसे ही ब्रेन की प्रॉब्लम को भी हमें डॉक्टर को डिस्कस करना होता है। ऐसा नहीं सोचना होता कि अरे ब्रेन की बीमारी है तो मतलब कोई पागल हो गया। नो, वो एक अलग सिम्टम है, वो एक अलग बीमारी का आउटकम है। जैसे मान लीजिए हमने कुछ गलत खाया, हमारा पेट खराब हो गया, राइट। सो पेट खराब होना एक सिम्टम है। वैसे ही मतलब अगर कोई पेशेंट अपने कंट्रोल में काम नहीं कर पा रहा, तो वो क्यों नहीं कर पा रहा? बिकॉज ब्रेन उसकी बॉडी को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, इसके कारण पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। सो ब्रेनो केयर जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आई थिंक हमने एक पेशेंट को नियर असम जो है वो रिकमेंड किया था, एंड आफ्टर 2 मंथ्स जब मैंने विजिट किया, 2-3 मंथ्स के बाद, तो मुझे उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिखी थी। बिकॉज वो पेशेंट पहले बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, तो उसके घर वालों ने आके बताया कि हाँ अब ये कम से कम बात करता है किसी के साथ, अपनी जो भी कुछ बोलता है। नहीं तो पहले वो चुपचाप एक कोने में बैठा रहता था। सो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पर हमारे मेंटल स्टेटस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। देन मेम्प्रो, सो मेम्प्रो जो है मेमोरी से रिलेटेड है। सो ये आप बच्चों को भी दे सकते हैं, जिन बच्चों में, स्पेशली वो बच्चे जो बहुत इरिटेबल हैं और हर वक्त जिद करते हैं, और इरिटेशन के कारण वो चीजों को स्पॉइल भी करते हैं, मतलब तोड़फोड़ भी करते हैं। सो ऐसे लोगों में भी हम मेम्प्रो दे सकते हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती है वहां पर भी मेम्प्रो दिया जा सकता है। बच्चे जो पढ़ने वाली उम्र में हैं और उनको चीजें अच्छे से याद नहीं रहती, तो इवन वो बच्चे भी जो है वो मेम्प्रो को इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका जो ब्रेन का कोऑर्डिनेशन है, जो रिस्पॉन्स करने का तरीका है, वो कंपैरेटिवली बेटर हो जाएगा अगर वो मेम्प्रो को यूज करते हैं। एंजाइटी मतलब अनवांटेड बेचैनी, ऐसे इरिटेशन होना, बेचैनी में आप देखो ना, कभी कुछ भी ऐसी चीज होती है तो समटाइम हम बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, अंदर बाहर चक्कर लगा रहे हैं। बट आप सोचिए वो लोग जो हर वक्त इस फेज में चल रहे हैं, और एंजाइटी के कारण, अगर एंजाइटी लोगों में रहती है तो आगे चल के उनको पैनिक अटैक्स भी आते हैं। सो वो एक मेजर कंडीशन है। सो बेस क्या है? बेस है कि शुरुआत हुआ एंजाइटी के कारण, कि एकदम इरिटेबल रह रहे हैं, मतलब बेचैनी बहुत ज्यादा रह रही है, बार बार एक ही चीज को कंटिन्यूटी में हम कर रहे हैं, माइंड को तसल्ली नहीं मिल रही है, तो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है। तो आप पैनिक अटैक तक मत पहुंचिए, मतलब प्रॉब्लम को उतना मत बढ़ाइए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, उससे पहले प्लीज इन प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। सो एंजाइटी अगर कई लोगों को बहुत ज्यादा रहती है और उनको ऐसा लगता है कि उनका अपना कंट्रोल नहीं है, देखिए नेचुरल है, क्योंकि ब्रेन की जो कनेक्शन है उसमें प्रॉब्लम है। अब आप बताइए, आपके घर में लाइट चली गई, पीछे से सर्किट उड़ा,
तो करके। तो गलती घर वालों की तो नहीं है कि लाइट बंद करके बैठे हैं या लाइट जो है वो कट गई है, बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है वहां पर जहां पर हमें ट्रीट करना है। सो उसी हिसाब से जब हमें ब्रेन का प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें ट्रीट कहाँ पर करना है? जहां पर प्रॉब्लम है। सो वी हैव टू ट्रीट दैट। सो मेंटल कंफ्यूजन हो गया, मेंटल फिटीक हो गया, इन सब चीजों के ऊपर हम काम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज ब्रह्मी, कूल माइंड। बच्चों को जरूर दीजिए, राइट? जो टीन एज वाले बच्चे हैं, 12, 14, 15 वाले बच्चे, उन बच्चों को ब्रह्मी जरूर दीजिए, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं। दे आर वेरी वेरी मच मतलब क्विक रिस्पॉन्डिंग, फटाफट फटाक के जवाब आपको देते हैं। सो उनके माइंड को कूलिंग देना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे केसेस में हम ये देखते हैं कि इतना ज्यादा रेस्टलेसनेस जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों के ब्रेन हेल्थ को डैमेज कर सकता है। सो न्यूरो प्रोटेक्टेड है जो ब्रह्मी है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, और इसमें भी जो है ये बीटा एमलॉइड रिडक्शन करता है। मतलब जैसे अभी हमने कहा कि ब्रेन सेल के अराउंड जो है वो कुछ मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो है कुछ चीजें ऐसी डिपॉजिट हो रही हैं जिनके कारण ब्रेन की जो कंडक्टिविटी है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। सो उसको इम्प्रूव करने के लिए ब्रह्मी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू यूज। इवन पार्किंसन में भी हम ब्रह्मी को इस्तेमाल कर सकते हैं, नो डाउट। ब्रह्मी को पार्किंसन में, ब्रेनो केयर, तो मेम्प्रो, ब्लूबेरी, ये तो हमें देना ही है। ब्लूबेरी तो इसलिए देना है बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट है, बट ब्रह्मी भी देना जरूरी है ताकि ब्रेन का जो सिग्नलिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा थोड़ा बेटर होने लग जाए। सो ब्रह्मी जो है वो डेफिनेटली ऐसे लोगों को आपको देना जरूरी बन जाता है। देन स्पिरुलिना, ब्रेन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन बी। अगर विटामिन बी नहीं है, फॉलिक एसिड नहीं है, तो ब्रेन का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा। अगर कभी भी जो फीमेल्स हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि पहले 3 महीने प्रेगनेंसी के एक छोटी सी गोली दी जाती है। सो बेसिकली वो छोटी सी गोली का मोटिव क्या होता है? ब्रेन, बच्चे के ब्रेन हेल्थ को डेवलप करना। अगर बच्चे का ब्रेन हेल्थ अच्छे से डेवलप नहीं हो रहा तो क्या होगा कि बच्चे जो पैदा होते हैं, तो हमने बहुत बार ये चीज देखी है, बहुत बार हमने ये चीज देखी है कि अगर बच्चों का ब्रेन जो है वो बाय बर्थ कुछ डिफेक्ट आ गया तो लाइफ लॉन्ग पेरेंट्स को उन बच्चों को हैंडल करना भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। सो डेफिनेटली जो है वो स्पिरुलिना इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो जिन लोगों को भी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको देना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो ये ब्रेन में इन्फ्लामेशन को कम करेगा, ये हमारे नर्व्स में जो स्ट्रेंथनिंग पावर चाहिए, जो ताकत चाहिए नर्व्स के लिए, ब्रेन की नर्व्स के लिए, ये उसके लिए बहुत फायदेमंद है। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो भी इसको ले सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो डेफिनेटली ले ही सकते हैं। सो ये ब्रेन सेल की ग्रोथ डेवलपमेंट में फायदा करता है। सो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा ब्रह्मी आप टीन एज वाले बच्चों को जरूर दीजिए, वैसे ही स्पिरुलिना भी आप दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि स्पिरुलिना यूएस से एफडीए अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, जिसको ह्यूमन सेव्ड प्रोडक्ट की कैटेगरी में डाला गया है, इसलिए इसको आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बच्चों की मेमोरी को बढ़ाएगा, आपके ब्रेन को एक प्रोटेक्शन देगा। जो ब्रेन के अराउंड एक प्रोटेक्टेड शीट है ये उसको मेंटेन करके रखेगा, उसका डैमेज नहीं होगा, जिसके कारण बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं शरीर ब्रेन में हो रही, या हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन से रिलेटेड है वहां पर अगर किसी भी तरीके का सोजिश भी आ रहा है, सो इवन वहां पर भी जो है वो स्पिरुलिना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे विटामिन बी का, एकदम बी कॉम्प्लेक्स का ये बेस्ट कंपोजिशन है जिसको हमें इस्तेमाल करना है। देन इज ब्लूबेरी। ब्लूबेरी जैसे मैंने कहा ये ब्रेन को इस्चेमिक अटैक से बचाता है, ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। जिन लोगों को बहुत स्ट्रेस रहता है, राइट,
उनके ब्रेन के सेल उतनी जल्दी सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज आप जो है वो ब्लूबेरी को यूज करें, डेफिनेटली आपके लिए फायदा करेगा, ब्रेन की मेमोरी को बढ़ाएगा। सो बच्चों को भी आप दे सकते हैं ब्लूबेरी जो है, दिस इज वेरी गुड प्रोडक्ट, जो कि मैंने जैसे हमेशा कहती हूँ 8-10 साल के बच्चे से आप इसको दे सकते हैं। इसका डोज सिंपल है, आपको सिर्फ एक ही ये टैबलेट जो है वो देना है एंड दैट विल हेल्प। क्योंकि देखिए 12 महीने ब्लूबेरी नहीं मिलती हमें, राइट? और फ्रोजन उठा के खाने से तो ज्यादा बेटर है कि हम ये डाइटरी सप्लीमेंट को इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्रोजन में वो जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो चाहिए, जो बर्बरिन हमें चाहिए, जिस पर्पस के लिए हम ब्लूबेरी को कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारे बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जो हमारे ब्रेन की स्ट्रेंथनिंग करने में, ब्रेन की मेमोरी को शार्प करने में जो हेल्प आउट कर रहा है, सो डेफिनेटली वहां पर ब्लूबेरी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो न्यूट्रालाइफ, यस, सो न्यूट्रालाइफ इज अ कॉम्बिनेशन जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स। तो मैं ये कहती हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रेन वालों को ही रोज लेना है, ये कोई भी पर्सन, एल्डरली पीपल कोई भी हो, वो इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मोरिंगा है, स्पिरुलिना है, इसमें मैंगोस्टीन जो है, जो एक बहुत सुपर फूड की तरह माना गया है, इसमें सी बकथ्रॉन है। मतलब अगर मैं बात करूं तो इसमें मोर देन जो है वो 20+ जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स डाले गए हैं जो अल्जाइमर्स के लिए, ब्रेन की हेल्थ के लिए और कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? शरीर की सफाई, जो ब्लॉकेज आ गया, मान लीजिए आपके घर का एक शेल्फ है, उस पर मिट्टी, धूल मिट्टी जम गई, अब अगर वो 10 दिन ऐसे ही रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा रगड़ना पड़ेगा। डेली साफ कर देंगे तो एकदम क्लीन हो जाएगा, बट 10 दिन आप बाहर चले गए और वहां पे धूल मिट्टी गर्दा सब जमता रहा, 10 दिन बाद आप आएंगे तो क्या होगा? थोड़ा उसको ज्यादा जोर से निकालना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर हमें अपने बॉडी की क्लेंजिंग करनी है तो वहां पर एंटीऑक्सीडेंट जो हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जो जोर से क्लेंजिंग करके सारे बॉडी के अंदर जितना टॉक्सिक लोड पड़ा है उस सारे टॉक्सिक लोड को बॉडी से रिड्यूस कर देगा, राइट? सो थैंक यू फॉर द सेशन। अपने ब्रेन की हेल्थ को अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ बेटर करिए। बीमारी लगाने से बेटर है कि हम सही प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, राइट? सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो हम एक एक करके ले लेते हैं। रोशनी मोदी जी, आप अनम्यूट कर लें। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी। मेरा ये एक सवाल था, एक लेडीज है, वो ऑलरेडी डिप्रेशन की गोली खा रही है, हम्म, तो उनको क्या सजेशन कर सकते हैं? यस, देखिए सबसे पहले मैं बताती हूँ कि एज क्या है फीमेल की? 35। 35 ईयर्स, ठीक है। सो आप उनको जो है वो एक तो ब्रह्मी देना शुरू करें, एक ब्लूबेरी देना शुरू करें, एक स्पिरुलिना दे दें। ये 3 प्रोडक्ट्स आप दीजिए, ठीक है? डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे धीरे धीरे जो है वो उनको काफी फायदा जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ओके, थैंक यू। वेल, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं उर्मिला। उर्मिला जी। नमस्ते मैम जी। हाँ जी, नमस्कार जी। कर्नाटका बेलगाम से बात कर रहा है मैम। हाँ जी। जो भी अभी मेरे को कैसा है, डायबिटीज है ओके। और थोड़ा ऐसा झुक के ऊपर उठ दिया है, नहीं चक्कर जैसा आता है। चक्कर आता है? हाँ आपके हाँ। शुगर लेवल क्या रहते हैं? अभी मैम वो जो डायबिटीज के प्रोडक्ट में लेता हूँ, डाइबो फाइल है, वो दोनों ले रहा है मैं, उसके साथ में ब्रोनो केयर भी ले रहा है, ब्रह्मी भी ले रहा है और अश्वगंधा लेता है। हेलो। मैंने आपसे ये पूछा, सर मैंने आपको ये पूछा आपके शुगर लेवल क्या आ रहे हैं? 120 है मैम। 120 खाना खाने के बाद वाली कि सुबह खाली पेट वाली? पहले पहले खाली वाले।
खाली पेट वाली। और खाना हाँ, खाने के बाद वाले क्या लेवल आते हैं? 140 150। ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, तभी आपके लेवल्स भी बेटर हैं कंपैरेटिवली। नहीं तो बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनके 250 300 लेवल्स भी आते हैं, है ना। तो आप नहीं। प्रोडक्ट्स हाँ, अच्छे ले रहे हैं, दैट्स वाई अभी आप सेफ हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार ऐसा हो रहा है तो आप एक बार अपना HB चेक कराइए, लेकिन हाँ, HB कंप्लीट वाला कराना एनीमिया प्रोफाइल के साथ, कि कहीं पर आपका आयरन की कमी तो नहीं है शरीर में। वो चेक वही होता है मैम। कैसा मतलब जो आग के सामने अंधेपन आना, ऐसा हो रहा है वो। हाँ हाँ हाँ। तो आप एक बारी जो है ना वो ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट में हाँ, आप एक बारी चेक कराइए कि कोई विटामिन तो कम नहीं हो रहा, और आयरन एनीमिया प्रोफाइल का ब्लड टेस्ट लिख लीजिए, आप ये कराएं। तो इससे हाँ, काफी क्लैरिटी हो जाएगी। समटाइम शरीर में खून की कमी के कारण भी जो है वो हाँ। हमें दिक्कत आती है, अगर ब्रेन को जो है वो प्रॉपर ब्लड का सप्लाई ना जाए तो। जमीन भी रहती है और थोड़ी ऊपर नीचे रहा तो भी चक्कर आना चालू हो जाता है। दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ ना, समटाइम क्या होता है कि हमारी पोस्टरल डिसेबिलिटी आती है। सो उसके लिए आप एक बारी पहले टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट कराने के बाद आप एक बारी रिपोर्ट शेयर करिए, फिर उसके हाँ, अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी। क्योंकि शुगर लेवल जो आप मेरे को बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। आपको बीपी भी रहता है? बीपी नॉर्मल है मैम। बीपी भी नॉर्मल है, शुगर भी हाँ, नॉर्मल है। तो फिर हाँ, आप एक बारी प्लीज ब्लड टेस्ट कराएं। ठीक है। हाँ। सर्वाइकल का दिक्कत तो नहीं रहता? सर्वाइवल का मतलब कैसा होता है मैम? सर्वाइकल, थोड़ा भी। नेक हाँ, नेक का दिक्कत नहीं, नहीं है वो। नहीं है? ठीक है, तो हाँ, प्लीज आप एक बारी एनीमिया प्रोफाइल लिख लीजिए, ये टेस्ट करा लीजिए। सो इसमें हाँ, हाँ। आपको काफी हद तक पता चल जाएगा, वो लेवल्स आते हैं तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं। ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। ओके जी, थैंक थैंक यू। थैंक सो इसके अलावा किसी का कोई ओके, ज्योति जी लिख रहे हैं थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ आज का हम सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए, आप लोगों की हेल्थ अवेयरनेस के लिए ये सारे सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं। और अगर उसके साथ आप प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली बिजनेस करते हुए आपको प्रोडक्ट्स के लिए कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, बट सही नॉलेज के कारण आप सही लोगों तक ये प्रोडक्ट पहुंचा पाएंगे। देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, बट किसी भी प्रोडक्ट के लिए ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। सो यहाँ पर अगर KRS टीम की तरफ से इतने एफर्ट करके आपके लिए इतने बढ़िया सेशंस ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं, सो डेफिनेटली आप लोग कोशिश करिए, आप लोग खुद भी ज्वाइन करें। और जो लोग और जानकारी जानना चाहते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, आप उनको भी इन सेशंस में लेके आ सकते हैं, क्योंकि इन सेशन के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रहते हैं। सो थैंक यू फॉर द सेशन। अगले सेशन में वापस से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।